क्या आईटी कंपनीज डीएसए का यूज अपने एप्लीकेशंस में नहीं करती हैं? क्या आईटी कंपनीज डीएसए का यूज सिर्फ एक पर्पस के लिए करती हैं और वो एम्प्लॉयज को हायर करना है? हाँ, शायद, मतलब नहीं। एक्चुअली इट्स कॉम्प्लिकेटेड। हाय एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है और स्वागत है आप सभी का कोडिंग क्रश पे। आज हम लोग ये जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं एक्चुअली कहाँ से निकला है, तो मैंने कुछ यूट्यूब वीडियोस देखी हुई हैं अच्छे डेवलपर्स की, जो कि अच्छी अच्छी कंपनीज में काम किए हुए हैं या फिर तो अभी कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि जिन कंपनीज में वो काम कर रहे थे वहां पर सिलेक्शन प्रोसेस के लिए तो उनको डीएसए पढ़ना पड़ता था, लेकिन जब वो काम करने गए तो उनको एज सच डीएसए का कुछ काम ही नहीं था, यानी कंपनीज में डीएसए को एज सच यूज ही नहीं किया जा रहा था, ऐसा उनका कहना था। तो मैंने एक्चुअली इसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च किया। मैं बताने वाला हूँ कि क्या एक्चुअली मुझे रिजल्ट मिला। पर पहले हम ये पता करते हैं कि एक्चुअली जॉब्स के लिए हमें डीएसए क्यों तैयार करना पड़ता है। तो एक्चुअली ऐसा इसलिए है क्योंकि मान लीजिए एक डेवलपर है जो कि वेब डेवलपमेंट जानता है, दूसरा डेवलपर है जो कि जानता है एंड्रॉयड डेवलपमेंट। अब जो कंपनी है उसको हायर करना है किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को, ठीक है, जो कि बस कंपनी में आए और कभी उसको अगर एंड्रॉयड डेवलपमेंट करवाना है तो वो पर्सन एंड्रॉयड डेवलपमेंट कर रहा है, उसको अगर वेब डेवलपमेंट करवाना है तो वेब डेवलपमेंट के लिए रेडी है। वो रेडी है हर एक सिनेरियो के लिए। ऐसा एक पर्सन उस कंपनी को चाहिए और उन दोनों डेवलपर्स को उस कंपनी के अंदर जाना है। तो क्या टेस्ट होना चाहिए उन दोनों के लिए? तो डेफिनेटली दो डेवलपर्स हैं, एक को वेब आती है एक को एंड्रॉयड आती है, तो दोनों के लिए अलग अलग टेस्ट कराने पड़ेंगे। ये कंपनी के लिए पॉसिबल नहीं है और कंपनी को बस ये टेस्ट करना है कि दोनों की कह सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज किसकी अच्छी हैं। तो उसके लिए एक कॉमन टेस्ट जो हो सकता है वो है डीएसए। ठीक है, डीएसए एक कॉमन टेस्ट की तरह मतलब दिखाई देता है, तो वो टेस्ट दोनों दे सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि यही एक तरीका होता है डेवलपर्स को हायर करने का। कुछ कंपनीज होती हैं जो कि स्पेशली वर्क कर रही होती हैं वेब डेवलपमेंट अपने किसी प्रोजेक्ट के ऊपर, ठीक है, तो वेब प्रोजेक्ट पे अगर वर्क कर रही होती है तो उन्हें सिर्फ वेब डेवलपर्स हायर करने होते हैं, फिर वो जावास्क्रिप्ट का टेस्ट लेती हैं। जिसको एंड्रॉयड का टेस्ट लेना होता है या फिर एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे जो कि वर्क कर रही है जो कंपनी, वो स्पेशली या तो जावा का टेस्ट लेगी, कॉटलिन का टेस्ट लेगी। ठीक है, तो इस तरह से भी लोग जॉब्स पाते हैं, बिना डीएसए प्रैक्टिस किए भी लोगों को जॉब्स मिलती है और अच्छी जॉब्स मिलती हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ डीएसए ही हमेशा से यूज होता है। पहले, बहुत पहले लैंग्वेज एपीआईज का यूज हुआ करता था। जैसे उसमें क्वेश्चन पूछे जाते थे कि स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बफर में डिफरेंस क्या है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन, मतलब डीएसए का नाम नहीं था उस टाइम। ठीक है, डीएसए को मतलब उतना यूज नहीं किया जाता था। ओके, फिर टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाने लगे कुछ टाइम के बाद, जिसमें आपका वर्चुअल फंक्शन मैकेनिज्म सी प्लस प्लस में क्या होता है। ओके, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पूछे जाने लगे इंटरव्यूज में। फिर फाइनली अब जो डीएसए आ गया है। ओके, और अब कंपनीज आप देखोगे कई सारी कंपनीज में आपको देखने को मिलेगा कि इंटरव्यू प्रोसेसेस में आपको सिस्टम डिजाइन को ऐड कर दिया गया है। ठीक है, और एक टाइम बाद शायद ये भी हो सकता है कि डीएसए से ज्यादा बच्चे प्रैक्टिस कर रहे होंगे सिस्टम डिजाइन को, क्योंकि सिस्टम डिजाइन की वैल्यू बढ़ चुकी होगी इंटरव्यूज में। तो चलो ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई। लेकिन ये जो डेवलपर्स हैं और ये जो यूट्यूबर्स हैं, ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि हम लोग डीएसए का यूज नहीं करते हैं? एक्चुअली ये लोग मेनली वर्क कर रहे होते हैं फ्रेमवर्क्स के ऊपर या यूज कर रहे होते कोई लाइब्रेरीज। तो हो सकता है कि ये लोग नहीं यूज कर रहे होंगे डीएसए को डे टू डे लाइफ में, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है कि डेवलपर्स डीएसए यूज नहीं करते हैं। ओके, जब ये फ्रेमवर्क्स बनाए जा रहे होते हैं तब डेफिनेटली एल्गोरिदम्स की जरूरत पड़ती है। जब लाइब्रेरीज बनाई जा रही होती हैं तब हमें डेफिनेटली एल्गोरिदम चूज करनी पड़ती हैं। जब बड़े स्केल पर किसी एप्लीकेशन को बनाया जा रहा होता है तो चूज करना होता है कि यार हम कौन से डेटा स्ट्रक्चर को यूज करें इस एक पर्टिकुलर काम को एग्जीक्यूट करने के लिए। क्योंकि अगर आपने गलत डेटा स्ट्रक्चर को यूज किया किसी पर्टिकुलर काम के लिए तो हो सकता है आप डॉलर्स ऑफ मनी का आप लॉस करवा देंगे कंपनी का। तो यहाँ पर मेरे पास एक एग्जांपल है जो कि मैंने कोरा पे पढ़ा था। आयुष दीक्षित एक डेवलपर है, तो उनकी टीम को एक्चुअली एक वर्क मिला था कि उनको एक बैंक के लिए सिस्टम बनाना था, सॉफ्टवेयर बनाना था। तो उसमें होना ये था कि मतलब उस सॉफ्टवेयर में एक फीचर था जिसमें जो भी जो सबसे अमीर लोग हैं, ओके, जिनके बैंक अकाउंट में सबसे ज्यादा पैसा है, ओके, उनकी शॉर्टिंग हो जाए। मतलब कि अगर बैंक सेलेक्ट करे कि टॉप 5 सबसे ज्यादा बैंक बैलेंस वाले लोग कौन है, तो उनके पास 5 लोगों की लिस्ट आ जाए। तो वो बता रहे थे कि अगर हम लोग एरे यूज करते इस एप्लीकेशन के लिए तो इस शॉर्टिंग को ही परफॉर्म करने में काफी दिन लग जाते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने यूज किया मैक्स हीप इसके लिए। इस डेटा स्ट्रक्चर ने, मैक्स हीप ने काफी आसान कर दिया इस काम को। तो उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें चूज करना पड़ता है कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर एक्चुअली यूज करना है। मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में समझाऊंगा भी कि कैसे हम डिफरेंट डिफरेंट जो डेटा स्ट्रक्चर होते हैं उनको डिफरेंट वर्क्स के लिए यूज करते हैं। ओके, चाहे कोई भी कंपनी हो,
अगर वो छोटा सा एप्लीकेशन बना रहे हैं तो एटलीस्ट उनको एरेज की जरूरत तो पड़ेगी। तो एरे जैसे मान लीजिए अगर आप एक टू डू ऐप बना रहे हैं तो उसमें आपको एरे लग जाएगा, लेकिन अगर आप कुछ एक बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं जैसे कि आप कुछ मैप्स टाइप बना रहे हैं, ठीक है, मैप मैप एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो उसमें आपको ग्राफ्स लगेंगे, ठीक है, जिसमें नोड्स और आपके एजेस होते हैं, तो नोड्स हो जाएंगे आपकी लोकेशंस और आपके एजेस हो जाएंगे आपके वो रूट्स, ठीक है, रास्ते। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स यूज हो रहे होते हैं रियल टाइम एप्लीकेशंस में। तब तक के लिए बाय बाय।